नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पंजाब में कल मतदान, कुमार के आरोपों से क्या आपको नुकसान होगा। यूपी में तीसरे चरण का मतदान कल, यादव लैंड में सपा मारेगी बाजी। अयोध्या गोसाईगंज में बीजेपी सपा कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, सपा प्रत्याशी गिरफ्तार। हिजाब मुद्दे पर पीछे हट रही बीजेपी, पार्टी के अंदर अलग मत। और बाइडेन बोले, अब मैं आश्वस्त हूं कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और वो खबर जुड़ी हुई है पंजाब चुनाव से। कल मतदान का दिन है 20 फरवरी। 117 विधानसभा सीटें हैं पंजाब में, जहां पर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। वैसे द्विपक्षीय लड़ाई देखी जा रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन और भी दल हैं जो कि इसमें शिरकत कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और उनकी भी भागीदारी कुछ ना कुछ जरूर पंजाब के चुनाव में कंट्रीब्यूट करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा का जो ग्रुप था उससे टूटकर कुछ किसानों ने अपनी पार्टी बनाई। उधर शिरोमणि अकाली दल ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया। बीजेपी ने इस बार अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ गठबंधन बनाया। तो जो नए समीकरण बने हैं उसमें सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, क्या आम आदमी पार्टी को उसी तरह बढ़त मिलेगी जिस तरीके से ओपिनियन पोल्स दिखा रहे हैं। और तीसरा ये विकल्प है कि क्या पंजाब एक त्रिशंकु विधानसभा की ओर बढ़ रहा है। अब अगर आप देखें तो जिस तरीके से समीकरण बदले हैं, आम आदमी पार्टी को काफी बढ़त मिली थी, लेकिन पिछले 48 घंटों में जब से कुमार विश्वास का वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे 2017 में कहा था कि वो किसी भी सूरत में पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और अगर नहीं बने तो वो खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे, उसको लेकर भूचाल आ गया है। और ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी परसेप्शन बैटल में फेल हो रही है, क्योंकि जितनी भी विपक्षी पार्टीज हैं वो लामबंद हो गई हैं, एकजुट हो गई हैं कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और अगर वहां पर एक पार्टी का मुखिया अगर खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनने की बात करता है तो फिर पंजाब सुरक्षित कैसे रह सकता है। ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इसने पंजाब के चुनाव को बिल्कुल उलट दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो लोग अभी तक कह रहे थे कि उनको पंजाब में बदलाव चाहिए, वो आम आदमी पार्टी में एक विकल्प ढूंढ रहे थे, तो क्या वो जनता अब आम आदमी पार्टी को वोट करेगी या नहीं करेगी। सारे सवाल अब इसी चीज पर आकर अटक गए हैं। और अगर पंजाब की जनता अगर ऐसे में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करती तो क्या लोग एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देंगे। 3 रीजन्स हैं पंजाब में, मालवा, माझा, दोआबा। मालवा में बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को काफी बढ़त मिलेगी। दोआबा का जो रीजन है वो दलित कंसोलिडेटेड रीजन है, वहां पर चन्नी की लोकप्रियता, क्योंकि वो एक दलित मुख्यमंत्री हैं, क्या उनकी लोकप्रियता काम आएगी, कितना कंसोलिडेट वहां पर कांग्रेस कर पाती है, ये सारी बातें देखने को हैं। और माझा जो इलाका है वहां पर अमरिंदर सिंह के अब कांग्रेस में न रहने से कैसे समीकरण बदलते हैं ये देखना होगा। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं वहां पर वो यही है कि बेरोजगारी, अभी भी लोग वहां उससे परेशान हैं। किसान आंदोलन का एक अच्छा खासा असर वहां पर देखने को मिला है। तो अब ऐसे में जनता किसको वोट करेगी ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, परसेप्शन बैटल में आम आदमी पार्टी पीछे होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से उसने बढ़त बनाई थी तीनों पंजाब के क्षेत्रों में, तो ये जो कुमार विश्वास का जो वीडियो आया है इसने चीजें आम आदमी पार्टी के लिए बहुत नरम और गर्म कर दी हैं और इससे लोग अब पसोपेश में पड़ गए हैं। और एक तरीके से इस वीडियो ने पंजाब की जनता को कंफ्यूज भी कर दिया है कि वो आम आदमी पार्टी के लिए वोट करे या ना करे, क्योंकि लोगों ने ये भी देखा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अराजकता फैलाई थी। उन्होंने तमाम ऐसे प्रयोग किए जो पहले कभी नहीं प्रयोग हुए। तो कहीं ना कहीं जनता को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर आम आदमी पार्टी को हमने वोट दे दिया तो कोई ना कोई भूल हो जाएगी। लेकिन ऐसे में चुनाव पंजाब का बहुत रोचक हो गया है। अब ऐसे में जनता किसको वोट करती है ये देखना होगा। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की। जी हाँ, 59 विधानसभा सीटों पर कुल चुनाव है, जिसमें कि कुछ इलाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, बुंदेलखंड है, अवध है। और इन तीनों क्षेत्रों में जिस इलाके की सबसे ज्यादा बात हो रही है वो है यादव बेल्ट, यानी कि मैनपुरी, इटावा, सैफई, ये जो पूरा इलाका है जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो लोग ये कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी यहां पर स्वीप कर सकती है। 59 सीट्स में से 2017 में बीजेपी को 49 सीट्स मिली थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से जो सामाजिक समीकरण बने हैं ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इसमें इस बार
को बड़ी हार का सामना यहां पर करना पड़ सकता है। अब आपको बता दें कि ये तीसरे चरण का जो चुनाव है ये वो उन इलाकों में मतदान होगा जहां पर बहुत सारे सवाल बीजेपी से पूछे गए हैं। हाथरस की आपको घटना याद है जहां पर उस दलित लड़की के साथ बलात्कार किया, फिर उसको देर रात पुलिस ने जलाकर फूंक दिया। उसके बाद कासगंज का आपको मामला याद होगा अल्ताफ हुसैन का, कि जब उसको मजबूर किया गया और उसने आत्महत्या कर ली पानी नल की टोटी से, ये मामला सामने आया। उधर कानपुर का अगर आप बात करें तो कानपुर में जो मनीष गुप्ता जो व्यापारी थे उनकी किस तरीके से हत्या कर दी गई। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरीके से स्थितियां वहां पर बनी है, योगी सरकार से बार बार सवाल पूछे जा रहे थे। तो ये जो 59 सीट है, हालांकि जब बुंदेलखंड की अगर आप बात करें तो इस बार बजट में भी निर्मला सीतारमण ने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में कहा था कि उन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा उसमें एलोकेट किया है ताकि पानी का संकट वहां पर दूर कर सके। लेकिन बावजूद उसके वहां पर जो समीकरण इस बार बन रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं कि बीजेपी शायद अपना किला बुंदेलखंड का तो बचा ले, लेकिन जो बाकी रीजन्स हैं, अवध है और जो यादव बेल्ट है, वहां पर बीजेपी को काफी बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। तो अब देखना यह होगा कि कल जब सुबह 8 बजे मतदान होता है, तो जब वोटर वोट डालने जाता है पोलिंग बूथ पर, तो उसके दिमाग में क्या चीज रहती है। पहले दो जो फेजेस थे चुनाव के, पहला चरण और दूसरा चरण, उसमें बीजेपी ने पोलराइज करने की कोशिश किया, ध्रुवीकरण करने की कोशिश किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो ध्रुवीकरण का मंत्र बीजेपी का चला नहीं। अब इस चरण में अगर आप देखें तो वो सारे इलाके हैं जहां पर कानून व्यवस्था की बात उठाई गई थी। अब ऐसे में जो जनता है वो यूपी में किस तरीके से वोट करेगी, लेकिन जो वहां पर मूलभूत मुद्दे हैं वो वही है, रोजगार, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीजों के बारे में बात किया जा रहा है, जिसमें कि यूपी सोशल इंडिकेटर्स पर बिल्कुल फेल है। लेकिन बीजेपी ने तमाम एडवर्टाइजमेंट्स निकाले और यही कहा कि देखिए बीजेपी ने कितना सारा काम किया है, विकास की हमने कितनी योजनाएं लाई गई हैं। लेकिन बीजेपी की जो गरीबों की योजना है उसके बारे में भी बहुत सारा बात किया जा रहा है कि देखिए जो गरीब हैं उनके लिए हमने घर बनाए हैं, उनको राशन दिया गया है। तो ये सारी चीजें दिमाग में है वोटरों के जब वो कल पोलिंग बूथ पर वोट डालने जाएंगे। लेकिन पब्लिक है, ये सब जानती है और उसके मन में लास्ट मोमेंट पर क्या चीजें आती हैं या आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के चुनाव में भी जो हालात हैं और जो समीकरण है वो बहुत बीजेपी के लिए आसान नजर नहीं आ रहे हैं। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर में भी हम उत्तर प्रदेश के बारे में ही बात करेंगे, जहां पर दो बाहुबलियों के बीच में एक सियासी जंग जो इतने दिनों से देख रही थी वो खूनी संघर्ष में बदलती हुई नजर आ रही है। ये जो दो लोग थे उनके बीच में ये सियासी कूटनीति बहुत सालों से चल रही थी। और यहां पर मैं बात कर रही हूं समाजवादी पार्टी के नेता अभय सिंह की और बीजेपी से पूर्व विधायक खब्बू तिवारी की जो पत्नी है आरती तिवारी, वो इस बार बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। कल बताया जा रहा था कि अभय सिंह और आरती तिवारी की गाड़ी जब आमने सामने आई तो गोलियां चली, पथराव हुआ और समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो पुलिस थाने में घुस गए। उसके बाद पुलिस को अपनी जान बचानी पड़ी और बाद में जाकर अभय सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब अभय सिंह का ये कहना है कि जो प्रशासन है वो प्रशासन के ऊपर सरकार का दबाव है और इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। तो एक अच्छा खासा एक दंगा फसाद खड़ा हो गया है मतदान के पहले और यहाँ पर अब समाजवादी पार्टी के लोग यही कहेंगे कि देखिए सरकार के दबाव में आकर कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा किया है। लेकिन जिस तरीके से ये दो बाहुबलियों के बीच में जो पहले जो कूटनीतिक जो जंग चल रही थी वो खूनी संघर्ष में बदल गई है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कितना कड़ा मुकाबला है। और अगर आमने सामने अगर आ जाते हैं तो उसके बाद पथराव हो जाता है, गोलियां चल जाती हैं, तो कितनी प्रतिस्पर्धा है इस चुनाव में आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कल मतदान होगा, उसके बाद क्या होगा, क्या मतदान पीसफुली होगा, क्या शांतिपूर्वक ढंग से सारी चीजें होंगी, ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ जो ये कहते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव हम पीसफुल करा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बिल्कुल चुस्त है, कानून व्यवस्था के लिए हमने कोई समझौता नहीं किया है, ये सारी उन चीजों की पोल भी एक तरीके से खोलता है। अब कल देखना ये होगा और भगवान से सब ये मना रहे हैं कि कल जब मतदान हो तो शांतिपूर्वक ढंग से मतदान हो जाए। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर में बात करते हैं हिजाब के मुद्दे पर। जी हां, ऐसा लग रहा है कि हिजाब के मुद्दे पर बीजेपी पीछे हटती हुई नजर आ रही है
और बीजेपी के साथ साथ कर्नाटका सरकार भी अब ऐसा लग रहा है कि हिजाब के मुद्दे से पीछा छुड़ाना चाह रही है, क्योंकि जो कर्नाटका सरकार के अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने कल कोर्ट में एक लाइन की टिप्पणी दी थी और कहा कि सरकार का आदेश हिजाब को बैन करने के लिए था और वो यूनिफॉर्म के लिए था, सरकार को इसे ठीक से ड्राफ्ट करना चाहिए था। उधर बीजेपी शासित राज्यों में भी देखें तो अब आप जो जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो हिजाब को लेकर कह रहे हैं कि हिजाब तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो बीजेपी शासित राज्यों में हिजाब को लेकर एक राय एक तरीके से नहीं बन पा रही है। त्रिपुरा के जो शिक्षा मंत्री हैं रतन लाल नाथ, उन्होंने कहा हिजाब तो मुद्दा ही नहीं है, यहाँ पर तो ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही। उधर हिमाचल प्रदेश में गोविंद सिंह ठाकुर जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी यही कहा कि हिजाब तो कोई मुद्दा है ही नहीं। और उधर जेडीयू जो कि सहयोगी दल है बीजेपी का, नीतीश कुमार ने कहा कि हिजाब का मुद्दा तो कोई मुद्दा ही नहीं है। और उधर मध्य प्रदेश में पहले जो वहाँ के शिक्षा मंत्री थे उन्होंने पहले हिजाब के विरोध में बोला, उसके बाद उनको समर्थन करना पड़ा क्योंकि एक कैबिनेट मीट बुलाई गई थी जिसमें कि ये कहा गया कि अब हिजाब के मुद्दे पर ज़्यादा लोग नहीं बोलेंगे, तो उनको बैक ट्रैक करना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि कई लोगों ने ये भी कहा कि बीजेपी के जो का शीर्ष नेतृत्व है तो उसने ये कहा है कि अब हमें हिजाब के मुद्दे को नहीं बढ़ाना है। तो हिजाब के मुद्दे को अगर नहीं बढ़ाना है तो क्या बीजेपी को ये समझ में आ गया कि हिजाब का मुद्दा भी उनके लिए बैकफायर कर गया है? और अगर हिजाब का मुद्दा बैकफायर बीजेपी के लिए कर गया है तो इसका मतलब बीजेपी को यह एहसास हो गया है कि जो उनकी ध्रुवीकरण की राजनीति थी वो अब बिल्कुल नहीं चल पा रही है, इसलिए अब वो उसको तूल नहीं देना चाह रहे हैं। हम सब इस बात को कह रहे थे कि हिजाब के मुद्दे को बीजेपी जिंदा रखने की कोशिश करेगी जब तक यूपी का चुनाव चलेगा, ये सोचते हुए कि कम से कम उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल ध्रुवीकरण के लिए किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी को यह समझ में आ गया कि अब ध्रुवीकरण की राजनीति यूपी में सक्सेसफुल हो ही नहीं रही है और बिल्कुल भी सफल नहीं हो रही है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी में आपस में ही इसको लेकर मतभेद हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हिजाब को बैन करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं हिजाब तो मुद्दा ही नहीं है। तो एक तरीके से बीजेपी हिजाब के मुद्दे से पीछा छुड़ाना चाह रही है। तो इसके मायने हम क्या समझे? बीजेपी को लग गया कि उन्होंने हिजाब पर एक गलती की है और इस बात को लेकर जिस तरीके की बातें बीजेपी नेताओं की तरफ से आई हैं वो भी शायद अपनी गलती मान रहे हैं कि उन्होंने गलत ओखली में अपना सिर दे दिया। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब आखिरी खबर में बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की, जिन्होंने अभी कल ही देर शाम एक स्टेटमेंट दिया है कि अब वो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि रूस अब यूक्रेन पर फिर से अटैक करेगा, रूस फिर से यूक्रेन पर हमला करेगा और वो इस बात को लेकर आश्वस्त है। उन्होंने कहा है कि उनके पास काफ़ी संख्या में इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं जो इस बात को इशारा कर रहे हैं। वैसे हर वीकेंड पे जो बाइडेन डेलावेयर चले जाते हैं, लेकिन इस बार उनका मानना है कि वो वॉशिंगटन में बैठकर ही चीज़ों को मॉनिटर करेंगे और इंटेलिजेंस एजेंसी से बात करेंगे कि रशिया जिस तरीके से बॉर्डर्स पर तैयारी कर रहा है। अभी हमने पिछले या 10 दिन में देखा था कि ये खबरें आई थी कि रशिया ने अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। और अब जो बाइडेन ने फिर से कहा है कि देखिए जो सैन्य बल है जो रशिया का, वो अभी बॉर्डर पर तैनात है और बहुत भारी संख्या में तैनात है और उनके पास इनफ इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं इस बात को बताने के लिए कि जल्द ही रशिया, और उन्होंने टाइमलाइन भी दिया है कि अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर ही अंदर रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। अब अगर रूस यूक्रेन पर हमला करेगा तो अमेरिका का ये कहना है कि उनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाएगा। और व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, वो आखिर क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि नेटो और यूरोपियन यूनियन में जो यूक्रेन की भागीदारी है, यूक्रेन की हिस्सेदारी है, वो ना मिले। और इसको लेकर ओपनली इस बात को लेकर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन वो यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। तो दो पोल्स में इस समय विश्व में फिर से चीजें बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन है और दूसरी तरफ रूस है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर यूक्रेन पर हमला हो जाता है तो क्या तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी? जी हाँ, समीकरण कुछ ऐसे ही बनते दिख रहे हैं। हालांकि जो बाइडेन ने कहा है कि डिप्लोमेसी अभी भी जिंदा है और डिप्लोमैटिक चैनल से इस पूरे विवाद का हम हल कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी को लेकर कौन हल करेगा? किसके पास ये राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी कि वो कैसे किया जाएगा? पिछले बार जब ये बातें हुई थी तो लोगों ने कहा कि देखिए जो बाइडेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, वो फेल हो गए हैं क्योंकि सैनिक बल वापस आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अब फिर से जो बाइडेन का इस बात को कहना और ये कहना कि वो वीकेंड पे मॉनिटर करेंगे, वॉशिंगटन में बैठकर डेलावेयर नहीं जाएंगे,
वॉशिंगटन में बैठकर मॉनिटर करेंगे, वो इस बात का संकेत है कि ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पर कुछ ना कुछ तैयारी रशिया की तरफ से जरूर हो रही है। और एक दो शहरों में मिसाइल फायरिंग की और उसकी खबरें भी आई हैं कि किस तरीके से वहां पर अटैक हुए हैं। तो इसको लेकर जो बाइडेन का ये कहना है कि अब वो पूरे आश्वस्त है इस बात को लेकर, ही इज फुली कन्विंस्ड दैट रशिया इज गोइंग टू अटैक यूक्रेन, बट व्हेन इज द क्वेश्चन। बाइडेन का कहना है कि अगले 10 दिन में ये काम हो सकता है। तो अगर होगा तो क्या पूरा विश्व एक तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति देखेगा? ये सारे गंभीर सवाल इस समय विश्व के सामने बने हैं, लेकिन यूक्रेन पर इस समय सबकी नजर है कि आखिर रशिया क्या करेगा। तो सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।